10 दिसंबर 2015 के नितिन गडकरी साहब का ही बयान है कि आरटीओ जो है सबसे बड़ा लूट डकैती का अड्डा है, चंबल घाटी के डाकुओं से भी बहुत बड़ा लुटेरा है यह आरटीओ। ये नितिन गडकरी साहब का बयान है, 10 दिसंबर 2015, इकोनॉमिक टाइम्स छपा हुआ है। क्या आरटीओ बंद हो गया? क्या रोड पे आज के डेट में ट्रक वाले को परेशान नहीं किया जाता? क्या आप आरटीओ में किसी काम के लिए जाते हैं, वहां पे आपसे पैसे नहीं मांगे जाते? खत्म हो गया। गुस्सा तब आता है जब आज के डेट में, आज भी राजनीति कर रहे हैं लोग बैठ के, जब ड्राइवर्स बेचारे मर रहे हैं, किसी का 3 लाख का चालान, किसी का 2 लाख का चालान, किसी का 50,000 का चालान, और बैठ के सबको बड़गला रहे हैं कि हम तुमको माफ करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। कुछ नहीं करवा पाएंगे आप, बिना कानूनन आप कुछ नहीं करवा देंगे। सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार आज के डेट में, लोग मर रहे हैं और ठेके खुले हुए हैं, लिकर के शॉप खुल गए सबसे पहले। क्यों खुल गए? क्योंकि पैसा नहीं है, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। जनता का ख्याल होता तो सबसे पहले ठेका नहीं खुलता। आपको अगर कल को बीमारी हो जाए तो आपका कितने का इंश्योरेंस ये कंपनी करवा के दे रही है कि उस बीमारी की वजह से अगर हमारे को कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को देगी आपको 25 लाख का इंश्योरेंस। मैं 50 लाख नहीं कहता, 25 लाख की इंश्योरेंस दे रही है। और दे रही है तो इनसे पॉलिसी हाथ में लो और फिर इनके कमीशन पे गाड़ी चलाओ। दोस्तों नमस्कार। लाखों के चालान लोगों के दिल्ली में आ रहे हैं, खासकर कमर्शियल व्हीकल वालों के। और क्या टैक्सी बाजार, जो मैंने लिखा डूबता टैक्सी बाजार, ये टैक्सी बाजार वाकई क्या बचेगा या डूबेगा? और क्या लॉकडाउन के बाद टैक्सी वाले अपने गाड़ी की ईएमआई चुका पाएंगे? लॉकडाउन खुल भी रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत खुला भी है, उसके बावजूद भी या लाखों की संख्या में जो रोज टैक्सी वाले चलते थे, क्या अपनी कमाई से आज के डेट में वो अपना ईएमआई तो भूल जाइए, क्या रोजी रोटी भी वो खा पाएंगे रोज की कमा के? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और आज इन्हीं सवालों का चर्चा हम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों के डिमांड आए, जो लाखों के चालान टैक्सी वालों के आए हैं। पूरे ट्रांसपोर्ट ट्रेड जो एकदम से लॉकडाउन जो हुआ, और लॉकडाउन से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी थी, और लॉकडाउन आने के बाद तो अब क्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर, चाहे वो ट्रक वाले भी क्यों ना हो, चाहे वो टैक्सी वाले हो, किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट वाले हों, सबों की हालत आज की डेट में बिल्कुल खराब है। क्योंकि गाड़ियां खरीदी, सरकार ने बोला कि आपका जो ईएमआई है उस पर मोरेटोरियम हम दे देंगे। मोरेटोरियम का मतलब है कि पहले 3 महीने का किस्त आपको नहीं देने की जरूरत है, बाद में आप दे दीजिएगा, लेकिन उस पर ब्याज आपको लगेगा। उसके बाद 3 महीने और बढ़ाए गए, 6 महीने। अगर 3 महीने और भी बढ़ा दिए तो क्या किस्त आपकी माफ हो गई? और क्या आपकी कमाई इतनी रहेगी कि 9 महीने के किस्त आप निकाल के बैंक को दे सकें? बहुत सारे लोगों की खबर ऐसी आई है कि प्राइवेट जिनके फाइनेंसर हैं उनको तो अभी से प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप किस्त जमा करो। आखिर बंदा किस्त दे कहां से? गाड़ियां घर पे खड़ी है, रोजी रोटी को मोहताज है। ट्रक वालों की बात करूं तो उनके भी हालत खराब है। मैं ट्रक का पूरा सेगमेंट एक अलग से लेके आऊंगा। आज मैं सिर्फ टैक्सी वालों तक ही सीमित रहूंगा कि उनका जो आने वाला भविष्य है वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे, अपनी गाड़ियों का किस्त दे पाएंगे। और क्या लॉकडाउन अगर पूरे तरीके से खुल भी जाता है तो क्या पब्लिक रोड पे होगी जो उनको सवारी मिलेगी? क्या लोगों का आवागमन, आना जाना उसी तरीके से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ये आने वाले साल भर या 1.5 साल या 2 साल कब तक ये चलेगा, इसका भी कहना मुश्किल है। दूसरा मुद्दा इसमें एक और है कि अगर आप देखेंगे कि लोगों को खुद ही निकलने में डर लग रहा है। पहले जब 300 केसेस हुए थे तो लॉकडाउन कर दिया गया, 300 या 500 केस हुए थे। अभी तो 8-8 हजार केस रोज आ रहे हैं, रोज रिकॉर्ड ही टूट रहा है। तो लोगों को निकलने में भी इस पे डर है। तो जब लोग निकलेंगे नहीं तो आपका टैक्सी कौन यूज करेगा? और जो निकल रहे हैं वो टैक्सी यूज करने से घबराते हैं। आज उसका भी डेटा मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिजनेस कितना % कम हुआ है। उसके बाद जो आपका कैब एग्रीगेटर, जो ओला उबर जैसे कंपनियां जो पहले भी किस तरीके से अपना काम कर रही थी, भारत एक मौज था उनके लिए। और जिस तरह से वो ड्राइवर्स को मनमर्जी तरीके से चला रहे थे, मनमर्जी तरीके से किराया दे रहे थे, यानी कि कैब चला रहे थे ऑटो के रेट पे, ऑटो वाला चल रहा था ई रिक्शे के रेट पे, और ई रिक्शा वाले को तो फ्री में चलना पड़ेगा, जिस तरह से वो रेट चला रहे थे। तो हर लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित किया। और ये चीजें मैं पिछले 3 सालों से चिल्ला रहा हूं कि ये जो कैब एग्रीगेटर है इस पर बहुत सारे सर्वे किए गए। एक्सपर्ट की राय है कि अगर इनको लगाम में बांध के नहीं रखेगी सरकार तो ये मनमानी तरीके से पूरे बाजार को बर्बाद किया इन्होंने। और कई कंट्रियों के रिपोर्ट हैं इस पे, जहां पे इन्होंने लोगों की रोजी रोटियां खाई हैं, लोगों ने सुसाइड तक किया है इनके
बिजनेस के जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से। लेकिन और कंट्रियों में तो इनको पकड़ के बांध के इन पे लगाम लगाया गया, और आप यकीन नहीं करेंगे एक एक यूएस वगैरह जैसे कंट्री में तो एक एक हजार मिलियन तक का जुर्माना इन पे, कभी 500 मिलियन का जुर्माना, क्योंकि ये ड्राइवर्स का कमाई खा जाते थे, उनको जो पैसा मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वो पैसा नहीं देते थे। लेकिन इंडिया तो इनके लिए, भारत में तो मौज था, इनको तो कोई पूछने वाला था नहीं, ये तो बिना लाइसेंस के भी चलते रहे कई सालों तक, कोई पूछने वाला नहीं था, इनको मन मर्जी तरीके से चलते रहे। लेकिन नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट आने के बाद भी इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इनके ऊपर कौन सा लगाम लगा? कुछ भी नहीं। लगाम किसके ऊपर लगा? जो आम टैक्सी ड्राइवर चल रहे हैं, मजबूरी है इनके साथ चलना, उनको रोड पे तरह तरह तरीके से चालान कई गुना बढ़ा दिए गए, और एक ही चालान में उनके बच्चे, उनके परिवार रोड पे आने के कगार पे है आज के डेट में। एक तो कमाई नहीं, ऊपर से चालान। चलिए मैं पहले सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता हूं, और आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं पहले भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि कोर्ट का जजमेंट आया था, एक 1997 का, दूसरा 2016 का जजमेंट था, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि किस तरह से स्पीड गवर्नर की पूरी प्रक्रिया, कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद लगाया गया किस तरह से। लेकिन कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में गाड़ियों की कैटेगरी M1, M2 और N1 की बात करी, जो मैं वीडियो में बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा, जिनको समझना हो वो वीडियो जाके देख लें, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो उस कैटेगरी के हिसाब से दिल्ली सरकार ने उसको नहीं किया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 6 अप्रैल 2018 का, कि उन्होंने कहा कि आपको स्पीड गवर्नर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले नितिन गडकरी ने बयान दिया था, उसके बाद नोटिफिकेशन आया स्पीड के मामले में कि गाड़ियों का स्पीड आप 120 कर सकते हैं, हमने अच्छी रोड सड़कें बना दी हैं, ये कर दिए हैं। उसी के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, ये मेरे सामने है लैपटॉप पे खुला हुआ, जिसमें कहा गया कि गाड़ियों का स्पीड 120 रख सकते हैं हाईवे के ऊपर में, और कहीं पे 100 की, और आखिरी स्पीड उन्होंने 70 की बोली। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है, मैं फिर कहता हूं, आप लोग बात समझिए, कोर्ट ने गाड़ियों को कैटेगरी वाइज M1, M2 और N1 में बांटा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में उसी कैटेगरी की जिक्र करी, लेकिन दिल्ली सरकार ने जब स्पीड गवर्नर लगाने की बात हुई तो उन्होंने उसको परमिट में बांट दिया, परमिट में बांट दिया। लेकिन परमिट में बांटा तो परमिट में क्यों बांटा? क्योंकि जब कोर्ट गाड़ी की कैटेगरी की बात कर रहा है, और जिस कैटेगरी में 80 के स्पीड में अगर दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि इस परमिट के 80 पे लगनी चाहिए, तो 1RT वालों का 40 पे लगा दिया। अब 40 पे ना वो चौथा गियर लगा सकता है, ना पांचवा गियर लगा सकता है। दूसरी बात कि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि खतरा कितना है, 40 के स्पीड में तो कोई भी उसको पकड़ ले, क्योंकि 35 से ज्यादा वो चल नहीं पाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो चालान की आ रही है, चालान में ऐसा हुआ कि रोड पे जो बोर्ड लगे हैं, वो लगे हैं कार का निशान बना के 60, 70 या 50, जिस बोर्ड पे कार का निशान है उसके नीचे स्पीड लिखा है, जहां पे बोर्ड लगा है। कई जगह पे तो बोर्ड भी नहीं लगे हैं, कई जगह बोर्ड नजर भी नहीं आते हैं। एक ड्राइवर्स के 3-3 लाख रुपए के चालान आ गए, किसी के 1.5 लाख के हैं, किसी के 50,000 के हैं। अब सोचिए, ना बिजनेस है, ना व्यापार है, ना रोजी है, ना रोजगार है, वो कहां से भरेगा? और क्या चालान में उसकी गलती है? इस बात को अगर समझने की कोशिश करें तो चालान में ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने कार का निशान बना के बोर्ड लगा दिया वहां पे 60 का, तो ड्राइवर 55 पे चल रहा है या 50 पे चल रहा है, और आपने कैमरा को सेट कर दिया है 40 पे, तो वहां पे कमर्शियल गाड़ी वालों का लिए, गाड़ी के लिए बोर्ड कहां लगा है? अब आप कहेंगे कि गाइडलाइंस में कहीं लिखा है, कमर्शियल वालों का कहीं गाइडलाइन में लिखा है कि आपको 40 के स्पीड में दिल्ली शहर में चलना है? क्योंकि दिल्ली शहर में ही एक नहीं, कम से कम 10 तरह के स्पीड है, हर रोड पे अलग अलग तरह के स्पीड है। तो जब तक आप उस पर प्रॉपर बोर्ड नहीं लगाएंगे और पीले रंग से बोर्ड नहीं लगाएंगे कि ये कमर्शियल गाड़ी का स्पीड है, तो उसके समझ में कैसे आएगा? और दिल्ली सरकार, जो ट्रैफिक पुलिस अगर कहती है कि आप खुद ही समझ जाओ कि कमर्शियल वालों को सिर्फ 40 पे चलना है, तो कई जगह तो काम हो रहा है वहां 30 का भी बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पे भी 40 पे चलेगा, तब भी उसका चालान कटेगा, क्योंकि वहां पे तो कई जगह बोर्ड 30 का लगा हुआ है। तो ये स्पीड कहां से आ गया फिर? कुल मिला के मैं इसमें इतना कह दूं कि ये पूरी तरीके से चालान बिल्कुल ही गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि प्रॉपर बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। आप लोग समझिएगा। दूसरा मुद्दा, कई लोग कहते हैं कि हमारी नेताजी से बात हो गई है, मैं चालान माफ करा दूंगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि किस बेस पे फिर ड्राइवर्स को यह बरगलाने की कोशिश लोग करते हैं। ना ज्ञान है, ना मतलब किसी तरह से कुछ भी बोल दो।
मतलब जैसे कैब एग्रीगेटर आके झूठ बोल के ड्राइवर को बड़गला रही थी, तो आप भी झूठ बोलो कि तो हम तुम्हारा चालान माफ कर देंगे, हमारे नेताजी से बात हो गई है। कौन से नेताजी से आपकी बात हो गई है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है इस देश के नितिन गडकरी जी, उनसे बड़े नेता से बात हो गई है? जो पूरा ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है उनसे तो बड़े नेता से बात नहीं हुई होगी। नितिन गडकरी जी ने बयान दिया था 6 सितंबर 2018 को, 6 सितंबर 2018 को नितिन गडकरी साहब ने बयान दिया कि स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी नहीं है, स्पीड गवर्नर किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, ये रूल हम हटा देंगे। आज 2020 में बैठे हुए हो, नितिन गडकरी साहब ने हटवा दिया, स्पीड गवर्नर किसी का नहीं लगा। तो किस नेताजी से बात हो गई कि हम स्पीड गवर्नर, हम स्पीड लिमिट भी हटा देंगे, स्पीड गवर्नर भी हटा देंगे? तो 2 साल से नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा था कि हम हटा देंगे, क्यों नहीं हटा पाए? नेताजी से बात हो गई तो हटवा देते। 2018 में नितिन गडकरी जी ने बयान दिया है कि हम हटवा देंगे, स्पीड गवर्नर लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं हटवा पाए 2 साल से? अक्टूबर 2019 में सराय काले खां से लेकर के और गाजीपुर तक के बीच में जो चालान हुआ था, उस चालान को माफ करना पड़ा था। वो किस लिए माफ हुआ था? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने करा दिया। अरे यार, कितनी झूठ बोलोगे? हर चीज का हमने करा दिया। वो क्यों हुआ था पता है? उठा के देखो क्यों हुआ था वो चालान माफ। क्योंकि जो चालान हुए थे गाजीपुर से और अक्षरधाम वाले रोड पे, वहां पे प्राइवेट गाड़ी वाले भी चलते थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उनको पता था कहां कंप्लेन करना है। तो जो 60 की बोर्ड लगी थी, 70 की बोर्ड लगी थी, माफी चाहता हूं, और कैमरा को 60 पे लगाया गया था, और जिसपे प्राइवेट गाड़ियों वालों को दबा के चालान कटे। और तकरीबन मैं आपको अगर डेट बताऊं, 24 अगस्त से अक्टूबर 2010 तक में कई लाख चालान कट गए, क्योंकि कैमरा वहां पे गलत लगा था और हजारों गाड़ियां रोज जाती है। तो उसकी वजह से जब चालान वहां पे बोर्ड गलत लगा था तो लोगों ने कंप्लेन किया, और लोगों ने कहा कि अगर आप इसे नहीं हटाएंगे तो मैं कोर्ट जा रहा हूं। वहां पे मैं आपको डेट बताता हूं, 15 अक्टूबर 2019 की हिंदुस्तान की लाइव मिंट की रिपोर्ट है, जाके पढ़ो। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा, नाम नहीं बताने के शर्त पे, उसमें छपा हुआ है कि अगर लोग कोर्ट चले जाएंगे तो बहुत बदनामी होती, क्योंकि गलती सरकार की थी वहां पे। तो कोर्ट नहीं जाए लोग, क्योंकि सरकार वहां पे ट्रैफिक पुलिस को डिफेंड नहीं कर सकती थी, उसको क्यों वहां पे बोर्ड गलत लगा था। और आप कह रहे हो आपने माफ करा दिया, नेताजी ने माफ करा दिया। झूठ बोलने की भी हद होती है। आज ड्राइवर भूखे मर रहे हैं, उनको सही राह दिखाओ, और आज भी उनको आप झूठ पे बड़गड़ा रहे हो कि हमने माफ करा दिया, इसलिए चालान वो माफ किया गया था। दूसरी बात, उसके बावजूद भी करोड़ों लोगों ने जो चालान भर दिए, लाखों लोगों ने जो चालान भर दिए थे, करोड़ों रुपए जो लोगों के ले लिए गए थे उस गलत चालान में, वो किसी के वापस नहीं हुए। तो वो भी आप वापस करा देते। झूठ बोल रहे हो, यहां पे बैठ के कैमरे पे आके झूठ बोलना शुरू कर देते हो कि हमने करा दिया। अरे जो सच्चाई से नेतागिरी कर लो, सच्चाई से ड्राइवर को बताओ, बड़गलाओ मत किसी को आप लोग कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। जो सरकार ने किया तो हमने करा दिया। ये बेचारे ड्राइवर पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं कि हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स में क्या छपा है। और आप पढ़ नहीं सकते जो यहां पे बात करते हो आके कि हमने करा दिया। झूठ बोलने की भी हद होती है किसी चीज की। आपने करा दिया और कह रहे हो कि नेताजी हमारे चालान माफ करा देंगे। नेताजी आपके नितिन गडकरी साहब से तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो क्यों नहीं चला, वो क्यों नहीं स्पीड गवर्नर हटवा दिया? 2018 का बयान है। और बयान सुनाऊं नितिन गडकरी साहब के 10 दिसंबर 2015 के नितिन गडकरी साहब का ही बयान है कि आरटीओ जो है सबसे बड़ा लूट डकैती का अड्डा है। चंबल घाटी के डाकुओं से भी बहुत बड़ा लुटेरा है ये आरटीओ। ये नितिन गडकरी साहब का बयान है, 10 दिसंबर 2015, इकोनॉमिक टाइम्स छपा हुआ है। क्या आरटीओ बंद हो गया? क्या रोड पे आज के डेट में ट्रक वाले को परेशान नहीं किया जाता? क्या आप आरटीओ में किसी काम के लिए जाते हैं, वहां पे आपसे पैसे नहीं मांगे जाते? खत्म हो गया? और कहते हो कि मेरी नेताजी से बात हो गया। नेताजी ने जो अपना बयान दिया वही पूरा नहीं हुआ अभी तक। क्या आरटीओ में कहीं कोई करप्शन नहीं है? आज के डेट में गडकरी साहब खुद कहते हैं कि सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा ये आरटीओ है। उन्हीं का बयान है, 10 दिसंबर 2015 के स्टेटमेंट ये छपी हुई है इकोनॉमिक टाइम्स की। तो क्यों नहीं गडकरी साहब ने आरटीओ बंद करा दिया और लोगों को, या बंद नहीं कराया तो करप्शन पूरा खत्म करवा दिया होता? तो उनसे बड़े नेता से तो आपकी बात नहीं हुई है। तो झूठ का खाली लोगों को बोलते हो कि हम हटवा देंगे, हम करवा देंगे। झूठ बोलने की भी हद होती है लोगों की।
गुस्सा तब आता है जब आज के डेट में आज भी राजनीति कर रहे हैं लोग बैठ के, जब ड्राइवर्स बेचारे मर रहे हैं, किसी का 3 लाख का चालान, किसी का 2 लाख का चालान, किसी का 50,000 का चालान, और बैठ के सबको बड़गला रहे हैं कि हम तुमको माफ करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। कुछ नहीं करवा पाएंगे आप, बिना कानूनन आप कुछ नहीं करवा देंगे। सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार आज के डेट में लोग मर रहे हैं और ठेके खुले हुए हैं, लिकर के शॉप खुल गए सबसे पहले। क्यों खुल गए? क्योंकि पैसा नहीं है, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। जनता का ख्याल होता तो सबसे पहले ठेका नहीं खुलता। अब मैं आता हूं आपके दूसरे चीज पे। अभी टैक्सी वालों का हाल बहुत बुरा है, पूरी सब कुछ बंद पड़ा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस हिसाब से आपका कैब कंपनी, कैब एग्रीगेटर ओला उबर आपसे पहले 20% कमीशन के नाम पे फिर टैक्सेस वगैरह लगा के कुल मिला के कई बार 30% साफ, और कई बार तो उन्होंने जिस तरह से फंडा बना रखा है वो मैं बता चुका हूं कि टाइम चार्जेस, किलोमीटर चार्जेस, कभी टोल ना जुड़ना, कभी उसमें साफ उसमें साफ, 40% तक कई बार साफ। आप इस चीज पे काम नहीं कर पाएंगे आज के डेट में, क्योंकि व्यापार नहीं है और नहीं समझ सकते। अगर उसके बावजूद भी आप इनके साथ काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको गाड़ी तो छोड़िए, क्या क्या बेचना पड़ जाएगा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले बहुत दफा इस चीज को कह चुका हूं। चलिए मैं आता हूं कि अभी एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट आपका एक फर्म ने, अभी वेलोसिटी एमआर नाम के एक फर्म ने इस पे सर्वे किया कि लॉकडाउन के बाद आपका व्यापार, मैं आपको बताता हूं, लोगों 70% लोग कह रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि बीमारी के डर से, कोरोना वगैरह के डर से। ध्यान से सुनिएगा आप टैक्सी वाले, 70% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना चाहते हैं। कौन सा 70%? जो बाहर निकलने की मजबूरी है उसमें भी 70% लोग यूज नहीं करना चाहते हैं। अगर 100 में से 30 लोग बाहर निकलते हैं तो 21 लोग उसमें से भी कहते हैं, 30 में से, कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना चाहते। उसके बाद 62% लोग कह रहे हैं कि हम ऐप बेस्ड कंपनी जैसे ओला उबर कंपनी की टैक्सी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। 62% लोगों का यह कहना है। 80% लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे लेकिन हम बाहर मॉल वॉल में नहीं जाना चाहते। आप ये समझिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आप लोगों का व्यापार कितना प्रतिशत कम हुआ, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? करीब 70% आपका व्यापार कम हो चुका है। वैसे ही आइडिया लगा लीजिए मोटा मोटा, तो आप 30% कमीशन इसको किस बात पे देंगे? हर चीज का बुरा हाल है। तो आज के डेट में ओला उबर फिर भी 20% कमीशन प्लस टैक्स प्लस ये प्लस वो, ऊपर से आपसे तरह तरह की सिक्योरिटी, कभी 200 काट लेंगे, कभी 100 काट लेंगे, तो आप कहां से करोगे? अगर आउट स्टेशन भेज दिया आपको, मान लो यहां से आपको लखनऊ भेज दिया, तो वापस कैसे आओगे? वापसी मिलेगी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हालत ये चल रहे हैं कि कैब में पहले भी लूट होते थे। लोगों को कहीं जाना हो, आके बुला ले और वहां पहुंच के पैसा ना दे, लूट ले। तो इस कंपनी ने कितना आप लोगों को सहायता करी इसका पता है, क्योंकि सब लोगों को घर जाना है। कौन किस तरह का आदमी, आप कैसे फैसला करोगे? और इन कंपनियों की क्या जिम्मेवारी है, इसका उदाहरण देने की जरूरत है। आप लोग देख चुके हो, कोई मदद नहीं होता इन कंपनियों से। तो कोई आपको ले जाए देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, शिमला, नैनीताल, एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई लखनऊ, बरेली, और वहां जाके आपको पैसे ना दे, गाड़ी भी छीन ले, तो इन कंपनी की क्या जिम्मेवारी है आज की डेट में? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और सब घर जाना चाहते हैं। अगर इस तरह की चीजें पहले भी हो रही थी और अब तो क्या होगी ये कह नहीं सकते। तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इन कंपनियों से सरकार सवाल करेगी कि किसी ड्राइवर के साथ ऊंच नीच हो जाए, एक तो उसके पास रोजी रोजगार नहीं है, ऊपर से गाड़ी छीन ले, वापसी ना आने दे, तो वो क्या, कौन जिम्मेवारी लेगा इसका सवाल पूछो इनसे, कंपनी से। सारा खर्चा, गाड़ी की मेंटेनेंस हो, आपका सेफ्टी हो, उसके अलावा आपको अगर कल को बीमारी हो जाए तो आपका कितने का इंश्योरेंस ये कंपनी करवा के दे रही है कि उस बीमारी की वजह से अगर हमारे को कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को देगी आपको 25 लाख का इंश्योरेंस। मैं 50 लाख नहीं कहता, 25 लाख की इंश्योरेंस दे रही है। और दे रही है तो इनसे पॉलिसी हाथ में लो और फिर इनके कमीशन पे गाड़ी चलाओ। नहीं तो खुद ही अगर अकेले चला के मरना है तो इनको कमीशन क्यों देना भाई? मैं सीधा कहता हूं, कमीशन क्यों देना है? या तो ये जिम्मेवारी ले। एक गिग इकोनॉमी वर्कर्स के नाम पे भारत में जिस तरह से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, तो ये कंपनियां फिर इनको कमीशन आप क्यों देना चाहते हो? और 30% इनको दोगे तो कमाई है। दिन भर में आप 1000 रुपए कमा लोगे आज की डेट में, और जो इनके लीजिंग की गाड़ी चलाते थे वो कमा के जी लेंगे इनके साथ में, और आप अटैचमेंट वाले जी लोगे? नहीं जियोगे। तो इनसे पूछो कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी बताओ। उसके बाद आपका सैनिटाइजेशन का खर्चा, आप पीपीई किट पहनो, आप ग्लव्स पहनो, आप गाड़ी को साफ सफाई रखो, ये खर्चा कौन उठाएगा?
आप उठा सकते हो, आपके पास सवारी नहीं है, आप जहां छोड़ लोकल भी कहीं जाओगे तो वहां से सवारी नहीं मिलेगी, खाली आओगे तो इस कड़की में जेब में 1 रुपए नहीं होगे, उधार लेके सीएनजी भरवा के चल रहे हो तो किससे सीएनजी का कल पैसा मांगोगे? कमाई तो होगी नहीं, खाली दौड़ोगे रोड पे। तो इनको फिर कमीशन किस बात का देना है? 30% कमीशन पे आप नहीं जी सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, इनका कमीशन 5% से ज्यादा कमीशन नहीं, और 1 रुपए फालतू अगर काटते हैं तो फिर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर उस पर चलेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को आज फिर गांठ बांध लो आप लोग। अगर उसके अलावा 5% से ज्यादा कमीशन अगर लेते हैं तो इनके साथ काम करने से आपको कोई फायदा नहीं है। और नहीं, अगर 30% और 20% कमीशन की बात करते हैं तो इनको बोलो 25 लाख का इंश्योरेंस दो, मेरी गाड़ी की सैनिटाइज का खर्चा, मेरी गाड़ी की धुलाई का खर्चा, रोज 2 दिन पे गाड़ी धुलवाना पड़ेगा, ये कौन उठाएगा? इनसे बोलो कि हर दिन का एक्स्ट्रा 300 रुपया कम से कम गाड़ी साफ सफाई के नाम पे इनसे मिलना चाहिए। सैनिटाइजर का खर्चा, आपका स्प्रे का खर्चा, इसका खर्चा इनसे लो आप। फिर जो सवारी गाड़ी का सेल है वो अपने 10 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुकी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कल की, सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुकी है। 10% कमर्शियल व्हीकल की डीलरशिप बंद हो चुके हैं या आने वाले टाइम में बंद हो जाएंगे। करीबन 1500 डीलरशिप बंद हो गए। आप सोचिए उसमें कितने लोग काम करते होंगे। गाड़ी तो बिकना छोड़ दीजिए आप, उसमें कितने लोगों की गई होगी रोजगार। ऑटो डीलर के बारे में कहा जा रहा है, जो गाड़ियां अपने वहां पे बेचने के लिए रखते थे वो अपने लोन अदायगी नहीं कर पाएंगे, वो डिफॉल्ट करने वाले हैं। तो आप जो ईएमआई पर जो कहां से दे पाएंगे जब आप निकलेंगे? ये ओला उबर के चक्कर में कमा के 30% कमीशन आप नहीं कर पाएंगे। आप 5% से ज्यादा कमीशन नहीं दे पाएंगे, और 5% से ज्यादा कमीशन आपको नहीं देना भी चाहिए। अगर आप देते हैं तो फिर देखिए चला के क्या होता है। आप 2-4 दिन चला के देख लीजिए। आउट स्टेशन आपको अगर ये भेजते हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, सारी जिम्मेवारी और जाने आने का पैसा लेके जाइएगा, नहीं तो वहां पे फंस जाएंगे, आपको आना भारी पड़ जाएगा। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, मैं 10 बार बता चुका हूं इस बात को। और जो लोग आखिर में आपको कह रहे हैं कि चालान हम नेताजी से बोल के माफ करवा देंगे, तो मैंने 2 ही उदाहरण दिए आपको, ऐसे ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। ये सब बिल्कुल बरगलाने वाली बातें करें, उस पर मत पड़िए। और ये चिट फंड का जो 500,000 रुपए का धंधा चला रहे हैं, इस भुखमरी में 500,000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको पेंशन नहीं देने जा रहा। जब सरकार आपको पेंशन नहीं दे रही है तो ये क्या आपको 500 रुपए लेके पेंशन दे देंगे? आपके बच्चे को अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ा देंगे और कॉलेज में पढ़वा देंगे? ये चालान माफ होगा, कानूनन ही आपका माफ होगा। उसके लिए आपको सब लोग मिलके जो इनकी सरकार की जहां गलती है उसको उजागर करके कोर्ट के तरफ जाना ही पड़ेगा। जब एक हियरिंग होगी तभी आपकी इनकी माफ होगी, या इनको अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि हम आपकी ये गलतियां हैं और वो इसकी वजह से हम जा रहे हैं। तो आप लोग जरा जागिए, और आपका धंधा बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे है। नहीं जागेंगे तो, क्योंकि 1.5 साल जिएंगे कैसे? आपने 1-2 महीना अगर काट भी लिया तो ये 6-6 महीना का इंस्टॉलमेंट कहां से भरोगे? चापलूसी नहीं, देश है तो हम हैं। ये राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहेंगी, हम देश से हैं, पार्टी से नहीं है, देश से है हम। देश है तो हम हैं। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं। और जो भी आप लोगों के कमेंट हो आप कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप लोगों को पता है मैं जवाब देता हूं सबको। शुक्रिया।